चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और आज शो पे हमारी शुरुआत दर्शकों के सवालों के साथ होने वाली है। और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का बाजार है, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंसेस को लेकर और अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत दर्शकों को सलाह चाहिए। और पोर्टफोलियो में कहाँ आपको किस फंड से निकलना चाहिए, कब आपको एंट्री करनी चाहिए, इस तरह के सवाल आमतौर पर पाए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो आपकी आज लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे, पंकज मटपाल जो कि MD हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत पराशर हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जो आज आप सभी के सवालों के जवाब देंगे लाइव। और विश्वजीत जी, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में और शुरुआत आपके साथ करेंगे विश्वजीत जी। मनीष हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। गुड आफ्टरनून कविता मैम। कैसे हैं आप मनीष, कहाँ से बोल रहे हो? बढ़िया मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, गुड आफ्टरनून पंकज सर एंड अदर सरजीत सर। जी पूछिए, आपका सवाल हमारे पास है मनीष, जो आपने डिटेल्स हमें भेजी है। कुछ फंड्स में आपने पैसे लगाए हुए हैं। PGIM का मिड कैप है, स्मॉल कैप है कैनरा रोबेको का, मिरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है PGIM का, क्वांट का स्मॉल कैप, HDFC डिफेंस, निप्पॉन फार्मा। बताइएगा। यस मैम, मेरे 3 क्वेश्चन है। तो ये कि मुझे जो है मोर देन 5 ईयर इन्वेस्टेड रहना, तो पोर्टफोलियो क्या सही है? दूसरा क्वेश्चन 5 है साल मेरा से ज्यादा? यस यस 5 ईयर से ज्यादा। तो हाँ, तो 5 साल का तो नजरिया आपको लगाकर चलना ही चाहिए मनीष, क्योंकि इक्विटी की आप बात कर रहे हैं। 5 या 7 साल से ज़्यादा का निवेश आप करें, आपके लिए वही रणनीति बेहतर है। अगर आप इक्विटी के जरिए, इक्विटी में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, इतना लंबा तो आपको नज़रिया बांधना ही पड़ेगा। इस नज़रिए के लिए फंड्स आपके सही हैं या नहीं हम आपको बता सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करना है 20,000 का, ये बात भी है क्या? ओके। और फंड आपके सही है या नहीं आपको बताते हैं। अच्छा, सिलेक्शन आपने खुद किया है इन फंड्स का? यस मैम, एक्चुअली आपके शो पर ही देखकर पहले से मुझे 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हुए। तो अच्छा, 3 साल हो गए हैं, तो और 5 साल तो यानी 8 साल तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के। तो क्या कॉर्पस का इकट्ठा करना है, लक्ष्य क्या है इस निवेश पोर्टफोलियो से, आप क्या करना चाहते हैं इस पैसे का? एक्चुअली तो मैम एग्जैक्ट कोई कॉर्पस तो मैंने डिसाइड नहीं किया, बट बस ड्यूरेशन डिसाइड किया। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन व्हाट एवर कॉर्पस इकट्ठा होगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। अच्छा, चलिए ठीक है। वेल्थ क्रिएशन का गोल रख सकते हैं। देखिए, एक लक्ष्य देने और एक कॉर्पस डिसाइड करने में सहायता ये हो जाती है कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है मनीष। तो फिर अगर आप मान लीजिए 1 CR का आपने गोल रखा हुआ है, तो आप कम से कम ये जांच पाएंगे, परख पाएंगे कि आप उस लक्ष्य के नज़दीक हैं या नहीं। तो ऐसा कोई आंकड़ा अगर आपके जहन में है तो मुझे बताइएगा, ताकि हमारे गेस्टों को भी आसानी हो जाए। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की अगर बात है, तब तो आप जितना लंबा रुकें उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। अब और 5 साल में आप कितना इकट्ठा कर पाएंगे, इसी राशि में विश्वजीत जी को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। उसके लिए इनको हम थोड़ा सा समय देंगे, या हो सकता है उन्होंने कर रखी हो। तो विश्वजीत जी बताइएगा, यही अगर अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 20,000 और मिला दीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनको और पैसे निवेश करने, लेकिन 3 साल कर चुके हैं और 5 साल देना चाहते हैं, तो कुल मिला के 8 साल में कितना ये कमा पाएंगे? बिल्कुल कविता जी नमस्कार, पंकज जी नमस्कार। तो सबसे पहले कविता जी, मैं इनके जो 3 सवाल हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। इनका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा एग्रेसिव है। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो 2 थीमेटिक फंड्स हैं, 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं और कोई प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में फेरबदल की आवश्यकता है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की आवश्यकता है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जो HDFC का डिफेंस फंड है, यहाँ को इसकी SIP को स्टॉप कर सकते हैं और इसकी जगह HDFC फोकस 30 फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस फंड एक थीमेटिक फंड है। तो मेरे हिसाब से अभी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं आ रही है, तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर रोक सकते हैं। और अभी मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से पैसा निकालना है, बट केवल SIP रोकने को कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने PGIM के 2 फंड्स ले रखे हैं, जिसमें काफी हद तक ओवरलैप है। PGIM इंडिया का फ्लेक्सी कैप भी है और PGIM इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड्स भी है, तो इसमें काफी ओवरलैप है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आ जाए, तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी रहेगा और थोड़ा सा एक बेटर परफॉर्मिंग फंड इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप।
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक क्वांट स्मॉल कैप से निकल सकते हैं और उसकी जगह एक प्योर लार्ज कैप फंड लें, या तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या फिर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इन दोनों में से कोई किसी एक फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर हम अब देखेंगे तो इनका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक बराबर संतुलन में भी रहेगा और डिफरेंट एएमसीज भी हैं, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है पोर्टफोलियो में। जहां तक कि इन्होंने बोला 20,000 रुपए और ऐड करना चाहते हैं, तो अगर ये एसआईपी 20,000 की बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा जवाब ये रहेगा कि इन्हीं फंड्स में, एग्जिस्टिंग फंड्स में, प्रेफरेबली लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपने एसआईपी बढ़ाएं। और अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप फंड में अभी ये निवेश कर सकते हैं, जिसका मैंने इनको सलाह भी दी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसके अलावा इन्होंने एक सवाल और पूछा है कविता जी कि क्या यहाँ से निकलना चाहिए या ये सही टाइम है स्विच करने का। तो मेरे हिसाब से मनीष जी, अभी आप कुछ समय के लिए पोर्टफोलियो को होल्ड करें, रिडीम ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अभी थोड़ा मार्केट में गिरावट है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर थोड़ा कुछ समय में आपको लगता है कि बाजार ठीक लग रहा है, तो वहां पे जाके आप थोड़ा सा दोबारा से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं और वो अमाउंट रिडीम करके आप जो फंड्स मैंने सजेस्ट किए हैं उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको रहेगा। और जहां तक कि एसआईपी की बात है, मेरे ख्याल में आप 40-42 हजार की एसआईपी कर रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन तो नहीं करी थी कविता जी, तो मैं अभी क्विकली अगर आप समय दें तो मैं कर देता हूँ। 5 साल का, 8 साल का समय भी लेके चलते हैं, तो 12% का सीएजीआर लेके चले हम, तो करीब करीब इनको 67 लाख रुपए बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना स्टेप अप करें थोड़ा सा, जितना हो सकता है, जब जब मौका लगे, ताकि आप एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाए। आपकी एज अभी 38 वर्ष है जो मैं देख पा रहा हूँ, तो काफी लंबा समय है। जितना लंबा समय देंगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको लाभ मिलेगा और एक बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। चलिए 87 लाख जो है आपके इकट्ठा हो जाएंगे मनीष जी, ये सलाह है और ये आकलन है विश्वजीत का। कोई सवाल आपको पूछना है? और नो थैंक यू मैम। तो जो मुझे All the best. 20,000 फर्दर करना है इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू, तो जो सजेस्टेड फंड है उसी में ही करना है मुझको, उसी में ही इक्वली आपको डिवाइड कर देना है, यही सलाह दी जा रही है जी। ठीक। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मनीष जी। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक विजय शंकर सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? हाँ मैडम, बढ़िया, बिल्कुल सब मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यूपी में कानपुर से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा सर, 2CR चाहिए 10 साल में, रिटायरमेंट का आपका लक्ष्य है। फंड्स जी, आपने जी, दे रखे हैं, यहाँ पे मिड कैप है HDFC का, ICICI का ब्लू चिप है आपके पास, मिरासेट का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। और सर निवेश को बढ़ाने की भी आपकी कोशिश रहेगी, स्टेप अप करने की? जी जी मैम, जी मैम। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा शायद। मेरा हाँ। कॉर्पस ऑलरेडी इसमें 25 से 30 लाख के आसपास पहले से हो चुका है मैम। 25 से 30 लाख आपका ऑलरेडी हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, जी। फिर तो जी जी ठीक है। बताते हैं। 10 साल के समय मैम, और मेरे फंड में और इसमें क्या अपने कॉर्पस को इकट्ठा करने के लिए और किसी फंड की आवश्यकता हो तो उसमें कितने की एसआईपी की और आवश्यकता पड़ेगी जिससे मैं अपने इस गोल को अचीव कर सकूं? ठीक है, बिल्कुल आपको इसी लाइन पर हम सलाह भी दिलाएंगे। पंकज जी बताइए, फंड मिक्स कैसा है? सबसे पहले तो फंड्स तो इनके अच्छे ही लग रहे हैं। बिल्कुल कविता जी नमस्कार, विश्व जी नमस्कार और हमारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए कविता जी, फंड का मिक्स बिल्कुल सही है, आपने सही कहा है। और लेकिन अगर टारगेट का सवाल है, उसमें बिल्कुल इनको और बढ़ाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि समय 10 साल का है। यदि लॉन्ग टर्म हो तो पावर कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट मिलता है उसकी वजह से आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 10 साल की बात कर रहे हैं, तो विजय जी, जो आपने 25 लाख इकट्ठा किया हुआ है और प्लस आप एसआईपी कर रहे हैं अभी 21,000 रुपए महीने की, यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूं तो करीब करीब आप 1,25,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे 10 साल में। और आपका टारगेट है 2 करोड़ का, तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो मेरा सजेशन यह है कि यदि आप 38,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी अभी कर सकते हैं और साथ में 10% से हर साल स्टेप अप करें, यानी 10% से बढ़ाते रहें, तब 10 साल में मुमकिन है कि आप 2 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे। यदि ऐसा संभव नहीं है कि यदि 21,000 को बढ़ाकर आप 38,000
अभी कर सकते हो तो फिर दो तरीके हैं। एक तो ये है कि स्टेप अप ज्यादा करें, अभी नहीं बढ़ा रहे हैं तो बाद में ज्यादा बढ़ाएं, 10% से भी ज्यादा बढ़ाना होगा आपको, और या फिर जो समय की अवधि है उसे आप बढ़ा दें ताकि ये मुमकिन हो पाए। दूसरी बात, फंड का मिक्स मैंने शुरुआत में कहा कि अच्छा है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें इन्वेस्टमेंट तो एक फंड मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि वैल्यू स्टाइल वाला फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये फंड एक ऐड किया जा सकता है। और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जिसे मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें भी आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए विजय जी, कुछ और सवाल आपको पूछना है पंकज जी से? जी वही था कि मैम कितने के हिसाब से 38 की उन्होंने बताया, तो मेरा को कहने का मतलब ये था कि उन्होंने फंड भी सेलेक्ट कर दिया, बाकी इसी में हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है, वैल्यू डिस्कवरी आईसीआईसीआई प्रू का। बाकी आपके सारे फंड्स अच्छे हैं, स्टेप अप कीजिएगा अपनी एसआईपी को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और विश्वजीत जी का सवाल लेते हैं। अंकुश शर्मा का यूट्यूब के ज़रिए ये सवाल आया है। और विश्वजीत जी, ये आईसीआईसीआई एनर्जी, आईसीआईसीआई प्रू का इंडियन अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी का ही बैलेंस एडवांटेज लिए हुए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा भी इनके पास है। जलंधर पंजाब से सवाल पूछा है। 11,000 रुपये की एसआईपी है, लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं। अगेन दिक्कत मेरे पास यही है कि डिटेल्स बहुत कम है, रेस्ट्रिक्टेड है। फंड मिक्स ही बता दीजिएगा, जो कि काफ़ी कंसंट्रेशन है। इन्होंने एएमसीज जो हैं वो देश की 3 बड़ी एएमसीज भले ही चूज़ कर ली हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है स्कीम्स में। बिल्कुल ठीक कविता जी, जो आपने सही बताया, कंसंट्रेशन है। तो अगर अंकुश जी का पोर्टफोलियो देखें तो आईसीआईसीआई एनर्जी फंड और मतलब थीमेटिक फंड है, फिर इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, फिर मैन्युफैक्चरिंग फंड है। जबकि अगर पोर्टफोलियो में देखें तो ना कोई लार्ज कैप है ना मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप फंड आवश्यक है, और फिर सीधा ही बैलेंस एडवांटेज फंड है जो बहुत ही कंजर्वेटिव है अगर हम पोर्टफोलियो मिक्स को देखें। तो मेरे हिसाब से इनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी फंड से स्विच करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में चला जाना चाहिए, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। इसके अलावा एचडीएफसी का जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है, यहाँ से ये निकल सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं इस एसआईपी को, क्योंकि 1,000 रुपए की एसआईपी है। इसको एचडीएफसी फ्लेक्सी फंड कैप फंड में ही बढ़ा ले, मतलब 1,000 की जगह 2,000 कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा। एक अलग फंड की आवश्यकता नहीं है। और इनका जो ओवरलैप है थोड़ा सा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में, तो जैसा आपने बताया कविता जी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा ओवरलैप भी है। तो उसकी जगह ये कोटक का एक मल्टी कैप फंड ले लें, ताकि इनको तीनों ही कैटेगरीज का एडवांटेज मिल सके, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। और इसके तरीके से इनका एक पोर्टफोलियो, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। जहां तक कि एक एसआईपी का अमाउंट है, ये 11,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 55 लाख रुपए बनते हैं 15 वर्ष में। वहीं अगर 10% का स्टेप अप कर पाते हैं तो ये अमाउंट करीब करीब 95 लाख के करीब बन जाती है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, जितना स्टेप अप कर सकते हैं उतना अच्छा है। फंड मिक्स मैंने चेंज कर दिया है, कोशिश करें ये जो बदलाव है इसको अवश्य कर लें, अदरवाइज ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है। तो थोड़ा सा चेंज करें, एसआईपी का स्टेप अप करें, बढ़ाएं, मेरे ख्याल से एक अच्छा गोल अचीव कर पाए। चलिए, अंकुश तो फोन लाइन पे नहीं है, उम्मीद करते हैं कि सलाह इनको समझ में आ गई हो। और बहुत दर्शकों को एक कंफर्ट भी होता है विश्वजीत जी, एक एएमसी के साथ, एक एसबीआई जैसी एएमसीज के साथ, जैसे हमने कई बार दर्शकों से पूछा भी है कि आप इसमें क्यों निवेश करते हैं, तो उनको एक भरोसा भी होता है। समझने की ज़रूरत यहाँ पर ये है निवेशकों को और दर्शकों को कि फंड हाउसेस में स्कीम्स को वो मौका दें, और इतना कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, जो आपने बखूबी समझाया है, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब्बास जी का सवाल लेंगे पंकज जी के लिए। और पंकज जी, ये सवाल यूट्यूब के ज़रिए है। इनकी उम्र 53 ईयर्स ओल्ड है। इनके पास कोटक का मल्टी कैप, जीएम फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये बता रहे हैं 6 लाख रुपए है। लमसम है इनका जीएम फ्लेक्सी कैप में और कोटक मल्टी कैप में 1 टाइम। पोर्टफोलियो कैसा है और इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन इन्होंने बताई है अपनी 10 साल। तो एक मल्टी कैप ले लिया, फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल,
मिड कैप भी है और कॉन्ट्रा भी है। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से इन्होंने सभी तरह के तड़के डाल रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। हाँ पंकज जी। बिल्कुल कविता जी, सही कहा आपने। देखिए पोर्टफोलियो में सब कुछ है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल हाँ कैप, बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा पोर्टफोलियो अग्रेसिव है। अब बिल्कुल। होता हाँ क्या है, वैसे तो निवेशक कई बार कहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है तो उस वक्त फिर काफी घबरा जाते हैं और पैसा निकाल भी लेते हैं। तो इसके लिए यदि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे तो बेटर होता है। अब देखिए इस पोर्टफोलियो में मतलब मिड कैप स्मॉल कैप अलग से है ही, पर आप देखेंगे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये भी काफी अग्रेसिव फंड है। फंड अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है ना, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपका इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होना चाहिए। अब वो लार्ज कैप में कितना होगा, मिड कैप में कितना होगा, स्मॉल कैप में कितना होगा, ये फंड मैनेजर तय करते हैं। अगर हम बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इसका एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी है और हमेशा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर कंपेयर करेंगे कभी जेएम फ्लेक्सी कैप को पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के साथ, और फिर आप कहेंगे इसमें गिरावट ज्यादा आई, वहां पर कम आई, तो वजह ये होती है कि कई बार कैटेगरी के अंदर भी फंड्स में काफी अंतर देखा जाता है। तो थोड़ा सा यदि पोर्टफोलियो को बैलेंस करना हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि यहाँ बदलाव तो मत करें, तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि टॉपअप करते रहते हैं बार बार जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में और साथ ही मल्टी कैप फंड में, तो मेरे हिसाब से इन फंड में टॉपअप करने की बजाय इस वक्त पर यदि एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड ऐड कर लें अपने पोर्टफोलियो में, इससे पोर्टफोलियो का बैलेंस हो जाएगा। तो या तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड या फिर एक डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड, इस तरह का फंड ऐड करेंगे तो बेहतर होगा। जो एसआईपी चल रहे चलने दें, जो लमसम की बात कर रहे हैं कि वो टॉपअप करते रहते हैं, तो इन फंड्स में टॉपअप करने की बजाय आप एक नया फंड ऐड कीजिए और उसमें बढ़ाते रहिए। तो नए में यदि मल्टी एसेट एलोकेशन करना है तो व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक अच्छा फंड है, और यदि डायनेमिक एसेट एलोकेशन करना है तो उसके लिए पराग पारिक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ये कंसिडर किया जा सकता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन में इक्विटी और डेट दोनों मिलेगा, और मल्टी एसेट एलोकेशन में इक्विटी डेट के साथ साथ गोल्ड भी पोर्टफोलियो में रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पोर्टफोलियो भले ही लोग अग्रेसिव बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और देखिए यही खूबसूरती होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। आप केवल रिटर्न के बारे में नहीं सोचते हैं, अगर आप एक प्लान्ड तरीके से जाएं, स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे जाएं, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को भी आप तवज्जो देंगे। और यही एक बहुत बड़ा मिस अब्बास के पोर्टफोलियो में, जिसको आपने पॉइंट आउट किया और उनको अच्छे से समझाइश दी, और बाकी तो वो चेंजेस जो आपने बताए हैं उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। आगे बढ़ते हैं और विश्वजीत जी आपके लिए गौरव का हम सवाल लेंगे। ये सवाल भी यूट्यूब से है। मेरे पास बहुत डिटेल्स नहीं है, केवल फंड्स के नाम हैं। ये भी नहीं पता कि इन्होंने कब तक रुकना है, कब से निवेश कर रहे हैं। बहरहाल मैं फंड्स के नाम पढ़ देती हूँ विश्वजीत जी। स्मॉल कैप है निपॉन इंडिया का और टाटा का, लार्ज कैप है मिरासेट का, और मोतीलाल ओसवाल का भी स्मॉल कैप है, और कोटक का एक फ्लेक्सी कैप है। और मोतीलाल ओसवाल के एक फ़ंड में इन्होंने लमसम कर रखा है, लेकिन मेरे पास फ़ंड का नाम नहीं है। तो 1.5 लाख रुपए ये कह रहे हैं, तो डिटेल्स की भारी कमी। और दर्शकों से गुजारिश यही है कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स की तरह नहीं होते हैं। आपने स्टॉक्स की जब भी सवाल पूछते हैं तो स्टॉक का नाम डाल देते हैं, बाय प्राइस डाल देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। जब आप हमसे सलाह ले रहे हैं म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर, बताइए कितना निवेश कर रहे हैं, क्या नाम है, लेकिन ये भी बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। बिकॉज इस शो में हम आपकी पूरी पोर्टफोलियो की प्लानिंग करते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स हमें देंगे, भले ही यूट्यूब पे आप डिटेल्स दे रहे हैं, फंड्स के नाम देने के साथ साथ कुछ और बता दीजिए कि कितने साल तक आपको इसमें रहना है, ताकि नज़रिया जो है समझ में आए, और आपका रिस्क कितना है, आप बेहतर कहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं इसी ड्यूरेशन के साथ किसी और फंड में। तो एक्सपर्ट्स की जो एक्सपर्टीज़ है तभी ही निकलेगी जब आप उनको डिटेल्स के साथ सवाल पूछेंगे। बहरहाल बताइए विश्वजीत जी। बिल्कुल कविता जी, इनका पोर्टफोलियो देखें तो 5-6 फंड्स में भी 3 स्मॉल कैप फंड्स है, तो एक ही तरीके का तड़का है। अगर हम देखें तो 3 स्मॉल कैप फंड की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा पोर्टफोलियो भी इसकी वजह से काफी रिस्की हो जाता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से स्विच करके ये निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ले लें, ताकि डिफरेंट मार्केट कैप का इनको एक्सपोजर मिले, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी स्मॉल कैप है, जहां पे करीब 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो वहां से ये स्विच करके मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले ले, तो एक डिफरेंट कैटेगरी का एक्सपोजर हो जाएगा पोर्टफोलियो में। कोटक फ्लेक्सी कैप में निवेशित रह सकते हैं। मेरे एसेट का लार्ज कैप फंड
केवल 3,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है, उसको जो स्विच तो करें, लेकिन वहाँ की जो एसआईपी है उसको कम कर दें, करीब-करीब 5,000 की कर दें। तो 2 ढाई हज़ार रुपए यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जो मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है, और 2 ढाई हज़ार रुपए करीब-करीब कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में बढ़ा सकते हैं, ताकि एक संतुलित पोर्टफोलियो हो जाए और लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का एक्सपोज़र थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए, जो अभी स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है। तो ये 30,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं गौरव जी। अगर इनको 12% का सीएजीआर लेके चले, तो करीब-करीब 15 वर्ष में 1.5 करोड़ रुपया ये जोड़ पाएँगे, और अगर ये 10% का स्टेप अप करते हैं, तो वही 1.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाएगा। एक अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है। तो मेरे हिसाब से गौरव जी अपना स्टेप अप करें, और ये जो बदलाव है, सारा स्मॉल कैप में ना रखें, क्योंकि अभी मार्केट में आपने गिरावट में देखा भी होगा कि स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिली होगी पोर्टफोलियो में। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है, जैसा कविता जी भी अभी कह रही थी, कि एक डाइवर्सिफाइड संतुलित पोर्टफोलियो जितना रहता है, तो मार्केट गिरावट में भी उसका रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि थोड़ा-सा लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में एक्सपोज़र बढ़ाएँ, और जो 2 स्मॉल कैप फंड है, वहाँ से निकल कर एक मल्टी कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें, ताकि डिफरेंट कैटेगरीज़ का आपको एक्सपोज़र हो जाए। अभी आप स्मॉल कैप से जो निकलने की सलाह दे रहे हैं, उसमें बस निवेश रोक लें, क्योंकि अभी तो वो घाटे में पड़े होंगे, उनके लिए पता नहीं ना हमें कब से निवेश कर रहे हैं। देखिए डिटेल्स नहीं है, तो मैं सवाल भी इनके बिहाफ पे पूछना चाहती हूँ, लेकिन पूछ नहीं पा रही हूँ विश्वजीत जी। तो बिल्कुल, निवेश ही रोक कविता दें जी, फिलहाल, पैसों को पड़े रहने दें। बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है कविता जी। मैंने भी यही सजेस्ट किया कि स्विच कर लें। ये जो हाँ। पैसा पड़ा हुआ है, ये तो अभी पड़ा रहने दें, जब मार्केट में थोड़ा-सा उनको बेहतरी नज़र आए, थोड़ा-सा मार्केट चढ़ती नज़र आए, तब उस समय पोर्टफोलियो एलोकेशन दोबारा से रीबैलेंस कर सकते हैं। बट अभी तो सिर्फ एसआईपी स्टॉप कर दें, और जो 2 फंड्स में रिकमेंड किए हैं, वहाँ पे ये एसआईपी स्टार्ट करें। चलिए, तो अपनी एसआईपी कहीं और शुरू कर दीजिए, और अपने पैसे को फिलहाल स्मॉल कैप मिड कैप में से निकालिए नहीं, बस निवेश रोक दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पंकज जी आपके लिए निखिल सिंह का सवाल, ये भी यूट्यूब पर से ही है। इनकी उम्र 24 साल की है, बहुत बढ़िया, और 7 करोड़ इनको चाहिए अपने पोर्टफोलियो में से। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है पंकज जी, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज है, एसबीआई फोकस, मेरा एसेट टैक्स है वो, एक्सिस मिड कैप, कोटक का भी स्मॉल कैप। मध्य प्रदेश से सवाल पूछा है, पर फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, वरना मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहती थी। 24 साल की उम्र, कॉर्पस 7 करोड़ का इन्होंने ट्राई कर लिया है, इनको इकट्ठा करना है। हालांकि मुझे टाइमलाइन नहीं दी है कि कितने साल में करना चाहते हैं, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर इतनी प्लानिंग की है और इतने बढ़िया फंड्स डालें पोर्टफोलियो में, तो ड्यूरेशन को भी लेकर कम से कम 10-15 साल का तो टाइम इन्होंने दिया ही होगा। बहरहाल निखिल, मुबारकबाद, इतनी कम उम्र में आपने ये पहला कदम उठाया और हमें संपर्क किया, और हमें मौका दिया कि हम आपके पोर्टफोलियो के ज़रिए बाकी दर्शकों को उदाहरण दे सके, बता सकें कि जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। जैसे हर कोई पढ़ाई लिखाई करता है, जॉब के लिए आप ट्राई करते हैं, करियर प्लान करते हैं, उसी तरह से अपने करियर में लाइफ स्टेजेस जो आ रही होती हैं, उसके लिए फाइनेंशियली भी आपको तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। निखिल, बहुत उम्दा शुरुआत 24 साल की उम्र में। पंकज जी। बिल्कुल सही कहा कविता जी आपने। देखिए इनके पास फंड्स भी अच्छे हैं और वेल डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में, यानी कि लार्ज कैप में इंडेक्स फंड भी लिया हुआ है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, प्लस डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड भी है। तो यानी कि अलग अलग कैटेगरीज भी हैं, अलग कंपनीज भी हैं, तो यहाँ पर तो कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा आपने भी कहा सवाल पढ़कर कि अमाउंट डिसाइड किया है, टाइम डिसाइड नहीं किया है। यदि टाइम मैं कैलकुलेट करूं तो 12% के सीएजीआर पर ये जो इनकी अभी एसआईपी हो रही है 48,160 रुपए की, इसके हिसाब से 7 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 24 साल लगेंगे। लेकिन यदि ये स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट अच्छा है, 24 साल की उम्र में यदि 48,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ाने की तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। तो 10% से यदि स्टेप अप करें तो 7 करोड़ रुपए 19 साल में पूरे किए जा सकते हैं, अचीव किया जा सकता है। तो आपको देखना होगा कि इनके पास क्या 19 साल या 24 साल का समय है, या इन्हें और जल्दी करना है, तो उस हिसाब से अमाउंट को बढ़ाना होगा। लेकिन पोर्टफोलियो अच्छा है, बस स्टेप अप करते रहें, टॉप अप करते रहें, तो जो 7 करोड़ का लक्ष्य लिया है बिल्कुल अचीव हो जाएगा।
राइट, चलिए तो यहाँ पर आपने बताया इनको कैसे अपनी एसआईपी को स्टेप अप करने की ज़रूरत है। और निखिल, आपके पास एज है, आप मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब अपनी एसआईपी को और अपनी निवेश रणनीति को आगे बढ़ाएंगे भी। एक और अहम चीज़, आपकी लाइफ स्टेजेस भी बदलेंगी। आप आने वाले समय में शादी करना चाहेंगे, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की प्लानिंग करना चाहेंगे। हालांकि साथ आपने आई एम श्योर फैक्टरिंग किया होगा कि 7 करोड़ आपके लिए इनफ है, लेकिन रिविजिट ज़रूर कीजिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी और अपने गोल्स को भी। आगे बढ़ते हैं और बबलू, हमारे दर्शक का सवाल मैं लूँगी, विश्वजीत जी आपके लिए है, ये भी यूट्यूब पर है। देखिए 10 फंड में ये निवेश कर रहे हैं, इन्होंने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं और उसके अलावा एसआईपी भी चल रही है। कुल मिला के ये मेरे ख्याल से कुछ 15 फंड्स का पोर्टफोलियो है। शायद कुछ रेपिटेशन हो सकता है फंड्स में, इक्का दुक्का, बट ओवरऑल इनके पास अच्छे खासे अमाउंट के फंड्स हैं जहाँ पे लमसम भी है और एसआईपी भी है। तो 2 CR इन 10 years और 5 करोड़ चाहिए इनको 20 साल के बाद। तो दोनों के लिहाज से बताइएगा, एक तो रिपीटेशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है और कहाँ कहाँ अवॉइड किया जा सकता है? कविता जी, रेपुटेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनका पोर्टफोलियो देखें तो करीब करीब 40% जो फंड है वो स्मॉल कैप में लगा हुआ है। यानी कि 50 लाख में करीब करीब 20 लाख स्मॉल कैप में होगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बन जाता है। तो मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि अभी यहाँ से इमीडिएटली निकल जाए और लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इंक्रीज कर लें, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ी गिरावट है। तो आगे चलकर जब भी मौका लगे तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड से निकलकर ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में चले जाए, और वहीं एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप फंड है वहां से निकलकर एचडीएफसी फोकस 30 फंड ले लें, और एसबीआई के स्मॉल कैप फंड से निकलकर एसबीआई का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड है वहां पे स्विच करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल कैप जो है एकदम से ओवरऑल पोर्टफोलियो को एग्रेसिव बना देता है। वहीं जहां इनकी एसआईपी देखें, करीब 20,000 रुपए की ये एसआईपी कर रहे हैं। अगर हम वो देखें तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में जो एसआईपी है उसको ये स्विच कर कोटक मल्टी कैप फंड में चले जाए, थोड़ा सा एसआईपी में भी बदलाव कर सकते हैं, और क्वांट एक्टिव फंड में जो एसआईपी उसको स्टॉप कर दें, और वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी को ये इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एसआईपी में चेंज है। अगर हम इनके गोल की बात देखें तो 50 लाख रुपए इन्होंने निवेश किए हुए हैं। अगर मैं 12% का सीएजीआर लेके चलूं तो 10 वर्ष में करीब करीब इनको 1.5 करोड़ रुपया इनका बन जाता है। तो ये 2 करोड़ का लक्ष्य भी इन्होंने रखा हुआ है, तो थोड़ा सा शॉर्टफॉल है। वहीं अगर जो 5 करोड़ का जो लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए अगर हम एसआईपी से देखें तो 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो वहां इनको 13% का स्टेप अप करना पड़ेगा, तब ये अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा अभी कमी है कहीं ना कहीं लक्ष्य को अचीव करने में, तो इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, या जब भी कोई लमसम पैसा हो तो वो निवेश करें। और ये जो स्मॉल कैप में 40% है इसको धीरे धीरे 20% पे लाए और उसको इंक्रीज करके फोकस्ड कैटेगरी में या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इंक्रीज करें। और ये जो फंड है 10, ये केवल 6-7 फंड की आवश्यकता है। मैंने एक फंड और सजेस्ट किया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, क्योंकि वो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, जस्ट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट किया। बाकी जब 3 स्मॉल कैप कम हो जाएंगे तो फंड भी ओवरऑल कम हो जाएंगे कविता जी, तो ओवरलैप वहां पर भी कम हो जाएगा। तो 6-7 फंड काफी है, और जो सजेस्ट किए उसमें ये बदलाव करें और एसआईपी को इंक्रीज करें। चलिए तो यहाँ पर बखूबी आपने बताया कि कैसे ओवर डिवर्सिफिकेशन से बचना चाहिए, और लमसम कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉक्स का चुनाव सही तरीके से करें, ताकि जितना डाइवर्सिफाइड रहेंगे उतना आपको बाजार की चाल का फ़ायदा भी होगा। लेकिन इसी के साथ मेरा सवाल जवाब का सिलसिला आज यहीं समाप्त होता है। पंकज जी आपका और विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया हमारे इस खास सेशन में। ओके, मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार निवेश से जुड़े गुरु मंत्र जो हम लेकर आएंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह की रणनीति के साथ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए विदेशी बाजार का तड़का कैसे है। और इतना ही नहीं, फ़िलहाल अगर एक्टिव स्ट्रैटेजीज़ आपको नहीं भा रही हैं तो क्या पैसिव्स में मौका है, इंडेक्स या ETFs में मौका है। गिरावट से बचने के लिए, वॉलेटिलिटी से बचने के लिए ये कैसे कामकाज करेंगे आपके पोर्टफोलियो में, सब कुछ इस ब्रेक के बाद।